Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are watching a new session of Breakfast with Current Affairs #BCA with me and GA Guru, जहां आज हम नजर डालेंगे 8 फरवरी 2017 के दिन की कुछ घटनाओं पे। क्या हुआ, क्या है, किन हेडलाइंस को आपको फोकस करना है, किस तरीके से अपनी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में आगे बढ़ना है। तो सेशन की शुरुआत करेंगे क्योंकि बिल्कुल दिन की शुरुआत हो चुकी है महिंद्रा गुरु के साथ। तो जल्दी से तैयार हो जाइए अपने ब्रेकफास्ट, टीज एंड कॉफीज के साथ, so that you can get benefited by each and every headline. But yes, before starting the session, let's take the motivation mantra from our GA Guru. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मोटिवेशन मंत्र हमेशा की तरह फिर वही रहेगा, क्या? वही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दैट इज आई विल और आई कैन। और मैं चाहूंगा आप लोग फटाफट टाइप भी करना शुरू कर दें, आई विल और आई कैन, क्योंकि यही पॉजिटिविटी, यही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आपको आगे बढ़ाएगी और कोई भी असफलता आपके संग फिर नहीं जुड़ पाएगी। इसलिए दिन की शुरुआत करेंगे एक पॉजिटिव नोट के संग, आई विल और आई कैन के संग। बिल्कुल, तो बढ़ते हैं इसी के साथ। लेट्स प्रोसीड विद द सेशन, बट यस, डू नॉट फॉरगेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ आवर यूट्यूब चैनल, बिकॉज इफ यू आर अ नॉट सब्सक्राइब व्यूअर तो अभी हमारे आने वाले हर एक वीडियो सीरीज से आप नहीं जुड़ पाएंगे आसानी से। तो बिल्कुल उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। जस्ट यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन द सब्सक्रिप्शन नोटेशन एंड बिकम द सब्सक्राइब व्यूअर। इसके अलावा यू कैन गो थ्रू द महिंद्राज ऐप ऑल्सो फॉर गेटिंग ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग वैकेंसीज एंड yes, the video upload series. Let's proceed with the session, and here is the first headline. Renowned Indian origin British sculptor Anish Kapoor has been selected for Israel's prestigious Genesis Prize for his commitment to Jewish values. भारतीय मूल के प्रसिद्ध ब्रिटिश मूर्तिकार अनीश कपूर को यहूदी मूल्यों को लेकर उनकी प्रतिबद्धता के लिए इजराइल के प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार के लिए चुना गया। तो यहाँ पे बिल्कुल सर एक बात करें तो अचीवमेंट की बात है। इंडियन ओरिजिन पर्सन्स कहीं ना कहीं हमारे देश में, देश के बाहर कई जगह अपना नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल, केवल अपने देश की ही बात नहीं कर सकते, ऑल ओवर दी वर्ल्ड इंडियंस जो हैं अपने साथ साथ अपने देश का भी नाम आगे कर पा रहे हैं। और उसी से रिलेटेड ये न्यूज है, आप देख पा रहे हैं क्या कि अनीश कपूर जी जो कि एक फेमस ब्रिटिश स्कल्पचर हैं, उन्होंने क्या किया है, उनको मिला है अवार्ड। कहां पे? इजराइल का प्रतिष्ठित अवार्ड कहेंगे या फिर प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिसका नाम है जेनेसिस प्राइज। तो जेनेसिस प्राइज जो होता है वो किसी आर्ट, इस तरह की फील्ड से रिलेटेड पे मिलता है। इजराइल के द्वारा किसी आर्ट में उनके मेटेरियस वर्क के रिलेटेड किसी भी पर्सन को इस अवार्ड से नवाजा जाता है। तो इस वर्ष या इस साल किसे नवाजा गया है? अनीश कपूर जी को मिलाया गया है। अनीश कपूर जी को नवाजा गया है। क्यों मिला है देख लीजिए आप यहाँ पे ज्यूइश वैल्यू का मतलब है यहाँ पे यहूदियों से रिलेटेड जो भी उनके व्यूज थे और उनका जो मेटेरियस कंट्रीब्यूशन था उसके रिलेटेड उनको ये अवार्ड से नवाजा गया है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन उठ सकता है कि इजराइल का प्रेस्टिजियस अवार्ड जो जेनेसिस प्राइज है इस वर्ष किसे दिया गया? तो आपका आंसर होगा अनीश कपूर जी। फिर ये पूछा सकता है कि जेनेसिस प्राइज किस कंट्री से रिलेटेड है? तो आपका आंसर होना चाहिए इजराइल। अब चूंकि बात आ रही है इजराइल की, तो इजराइल से रिलेटेड फैक्ट्स नोट डाउन करना तो बिल्कुल बनता है, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये जो अवार्ड है जेनेसिस प्राइज, इसका जो प्राइज मनी है दैट इज $1 मिलियन। मतलब इस प्राइज मनी से आपको एक मतलब बात बताएं, अगर यहाँ कंट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो यहाँ पे प्राइज मनी भी देखिए काफी ह्यूज अमाउंट है, दैट इज $1 मिलियन। चलिए जान लेते हैं थोड़ा इजराइल के बारे में कि इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम। यरूशलेम स्पेलिंग बोलते हैं लेकिन स्पेलिंग में अलग होता है, दैट इज JERUSELEM, जेरूसलेम। ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट की बात करेंगे, र्यूवेन रिवलिन, REUVEN, र्यूवेन रिवलिन, RIVILIN, रिवलिन। करेंसी है शेकेल, SHEKEL, शेकेल। और वहां के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन BENJAMIN, बेंजामिन NETANYAHU, नेतन्याहू इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। एक बात और बताना चाहूंगा कि ये जो प्राइज मनी मिलता है या फिर जो अवार्ड दिया जाता है जेनेसिस प्राइज, जो जिस कमेटी के द्वारा दिया जाता है वो एक जूइश एजेंसी है और उसके हेड जो है उनका नाम लिख लीजिए। उसके जो हेड है नेतन सारनस्काई, NATA, नेतन SHARANSKY। तो दीज आर द फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर न्यूज। बिल्कुल, इसी के साथ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन। China's newly formed rocket force has held an exercise with advanced DF-16 medium-range ballistic missile with a range of over 1000 kilometers. चीन की हाल ही में गठित रॉकेट फोर्स ने 1000 किलोमीटर से ज्यादा की मध्यम दूरी की उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल DF-16 के साथ अभ्यास किया। तो अगेन चाइना इन द हेडलाइन, और बिल्कुल अगर हम बात करें तो मिसाइल्स, बिल्कुल देखिए उन्होंने अपने लगातार अपने फेदर में, अपने कैप में फेदर एड ऑन करते जा रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं अभी रिसेंटली अगर इस पर्टिकुलर न्यूज की बात करें तो उन्होंने मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। मीडियम रेंज का मतलब है कि 1000 किलोमीटर की रेंज है इसकी। कौन सी मिसाइल है? DF-16, मतलब DF-16, यहाँ पे DF स्टैंड्स फॉर डोंगफेन।
आपको हमने पहले भी सेशन में बताया है कि चाइना अपने रिसेंटली लगातार बैलिस्टिक मिसाइल्स को अपना टेस्ट कर रहा है, चाहे बात करें DF-5C की, जो कि एक लॉन्ग रेंज न्यूक मिसाइल थी जिसकी रेंज थी आपके 15,000 किलोमीटर, या फिर जिसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी कहा जाता है, या फिर बात करें DF-41 की, जो कि आपकी वो भी एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी जिसकी रेंज थी 12,000 से 15,000 किलोमीटर। तो आप लगातार देख रहे हैं कि लगातार वो अपनी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स या फिर लॉन्ग रेंज या फिर मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स को टेस्ट फायर कर रहा है। तो ये सारी, मैं कहूंगा आपसे एक याद करने का सिंपल तरीका, एक चाइना से रिलेटेड एक पेज नोट डाउन करिए, उस पर हेडिंग में लिखिए चाइना, और उससे रिलेटेड जो भी उसके न्यूक्लियर टेस्ट है या आपके मिसाइल्स के टेस्ट है उसको नोट डाउन कर लीजिए एक पेज में, जिससे आपको याद रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मिसाइल्स वो टेस्ट कर रहा है। चाहे DF-16 की बात करें तो मीडियम रेंज हो गई, तो इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। DF-5C की बात करें तो लॉन्ग रेंज है आपकी, और लॉन्ग रेंज की बात करें तो वहां पे 15,000 किलोमीटर थी। DF-41 की बात करें तो वो भी आपकी लॉन्ग रेंज थी, और 12,000 से 15,000 की उसकी स्ट्राइक रेंज थी। तो ये सारा एक आप चार्ट बना लीजिए, क्योंकि लगातार आप देख पा रहे होंगे कि चाइना स्पेस टेक्नोलॉजी हो या फिर डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटीज हो, वो लगातार इसमें अपने आप को आगे किए हुए है। तो बेहतर रहेगा आप लोग सारे नोट्स ऐसे कर लें। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना का नाम आता है, डिफेंस की बातें आती हैं, तो ये सारे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बना सकते हैं। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Legendary singer Lata Mangeshkar will be conferred with D.Litt by Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University YCMU for her contribution in the field of music. लता मंगेशकर को संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए यशवंतराव चावन महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा D.Litt की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। तो बिल्कुल सर, आपसे जानेंगे कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बात हो रही है यहाँ पे, आप सभी जानते हैं लता मंगेशकर जी का नाम। तो लता मंगेशकर जी का नाम अगर आप जान रहे हैं, ये देखते हैं कि हमारे देश की क्या एक सबसे ज्यादा सिंगर की अगर बात करेंगे तो फेमस नाम हो रहा है। बिल्कुल सही, आप जानते हैं। और आप देखिए यहाँ पे इनको इनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए नवाजा गया है D.Litt। तो D.Litt की अगर बात करेंगे, दैट इज डॉक्टरेट लिटरेरम। बिल्कुल सही, आप देख रहे हैं यहाँ पे महाराष्ट्र की जो छवन महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा इनको अवार्ड दिया गया है। किसका? D.Litt का। तो D.Litt एक बहुत ही नाम की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे PhD आप नाम जानते हैं, PhD का आप नाम सभी लोग जानते हैं कि PhD करते हैं तो डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा जाता है। सिमिलरली यहाँ पे D.Litt फुल फॉर्म में चाहूंगा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसका नाम है डॉक्टरेट लिटरेरम। डॉक्टरेट लिटरेरम क्या होता है? एक आपकी PhD या उसके समकक्ष की क्या है, आपकी वो है, मैं कहूंगा उपाधि है, जो पर्सन्स को उन तब मिलती है जब उनका बहुत ज्यादा मेटोरियस वर्क होता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में। तो बिल्कुल साफ सही बात है कि अगर यहाँ इस पर्टिकुलर न्यूज की बात करेंगे तो किसको नवाजा गया है? लता मंगेशकर जी को। किस फील्ड से नवाजा गया है, किस फील्ड से रिलेटेड है? ये ऑब्वियसली बात है, सभी लोग जानते हैं म्यूजिक फील्ड से रिलेटेड है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इस वर्ष आपका D.Litt से यशवंतराव चवन महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा किसे नवाजा गया है? आपका आंसर क्या होना चाहिए? लता मंगेशकर होना चाहिए। बिल्कुल कौन सी फील्ड से रिलेटेड है? म्यूजिक फील्ड से रिलेटेड है। आप देखिए यहाँ पे अगर हम पर्टिकुलर अपने साइट की बात करें तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर कितने सारे अवार्ड्स हैं, कैसे याद करें। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जाइए हमारी साइट पर, वहां पे आपको सारा डिजी पेजेस के फॉर्म में आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगी और आपको वो तरीके मिल जाएंगे जिसमें सारी चीजों को आप एक पर्टिकुलर सिंपल पेज में समराइज कर सकते हैं। तो मेरा आपसे यही गुजारिश है और यही कहना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर न्यूज पे जो डिटेल्स है वो आपको मैंने नोट कराई दी है। साथ साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आपको अवार्ड्स वगैरह या इतना डेटा हो जाता है, कई स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि सर डेटा बहुत ज्यादा हो रहा है, कैसे इसको इजी वे में पढ़ाई करें, तो डिजी पेजेस के थ्रू आपको सारी चीजें समराइज भी कर दी गई हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए। बाकी बढ़ते हैं इसी के संग आगे न्यूज पे। लेट्स प्रोसीड। बिल्कुल बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगली न्यूज हेडलाइन एंड हियर इट इज। द बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया BSFI announced that India will host the World Billiards Championship for the next 4 years. भारतीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर महासंघ BSFI ने घोषणा की है कि भारत अगले 4 साल तक विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो कहीं ना कहीं सर बिल्कुल पंकज अडवाणी जी के अचीवमेंट्स शायद इस चीज को आगे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बात हो रही है बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन या फिर कहें प्रेसिडेंट है PBK मोहन जी। PBK मोहन जी हैं, तो ये नोट डाउन करते हुए चले साथ में कि इन्होंने अनाउंस कर दिया है BSFI ने कि जो वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप होगी वो आने वाले 4 सालों तक कौन होस्ट करेगा? कंट्री इंडिया होस्ट करेगी। और अगर बात करें लास्ट ईयर 2016 की, तो इंडिया ने ही इसको होस्ट किया था। मतलब 2016 में भी वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जो थी वो किसने होस्ट करी थी? इंडिया ने करी थी। और ये इवेंट कहां पे हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था।
बेंगलुरु में होने के साथ साथ विनर कौन रहे थे? बिल्कुल सही आपने कहा, हमारे जो क्यूएस्ट है दैट इज पंकज अडवाणी जी। तो पंकज अडवाणी जी विनर थे इस पर्टिकुलर इवेंट के, मतलब 2016 के वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के विनर थे कौन? पंकज अडवाणी जी। कहां पर इवेंट हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। अब बात करें इस पर्टिकुलर न्यूज की, तो अनाउंसमेंट हो गया है कि आने वाले 4 सालों के लिए इंडिया ही होस्ट करने वाला है किसे? वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप को। तो बिल्कुल ये सारे फैक्ट्स हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ साथ इसके प्रेसिडेंट का नाम जो कि है पीवीके मोहन जी, किसके? बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया के। बिल्कुल। बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Gujarat State Road Transport Corporation GSRTC has partnered with Indian mobile wallet major MobiKwik to introduce digital ticket payment across its fleet of 8,000 passenger buses. The tie-up will enable commuters to book tickets by scanning a QR code within seconds without standing in queues. गुजरात राज्य सरकार, राज्य सड़क परिवहन निगम GSRTC ने मोबाइल भुगतान कंपनी मोबीक्विक के साथ अपनी 8,000 यात्री बसों के लिए बेड़े में डिजिटल टिकट का भुगतान शुरू करने के लिए भागीदारी की है। इसके तहत यात्री बस का किराया QR कोड स्कैन करके कर सकते हैं। तो बिल्कुल डिजिटलाइजेशन की तरफ एक और स्टेप निकल के आया है और आपसे जानेंगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। बिल्कुल, कैशलेस ट्रांजैक्शंस की हम लोग बढ़ रहे हैं, कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं, तो इस तरह के स्टेप्स होना लाजमी है। देखिए उसी और एक पॉजिटिव स्टेप लिया गया है। किसने लिया है? गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, स्टैंड्स फॉर GSRTC। क्या किया है इन्होंने? इनके पास लगभग 8,000 पैसेंजर बसेस हैं। तो ऐसे में अगर पैसेंजर बसेस हैं तो ऑब्वियस सी बात है सब लोग टिकट्स वगैरह लेते होंगे, लेकिन कैशलेस ट्रांजैक्शन को मूव करने के लिए क्या किया है इन्होंने? मोबीक्विक वॉलेट है उनके संग एक टाई अप किया है, जिसके थ्रू पर्टिकुलर उस QR कोड को स्कैन करके लोग अवॉइड कर सकते हैं लॉन्ग क्यू को। तो जो लंबी लाइनें लगी रहती हैं, कतार लगी रहती है टिकट से रिलेटेड, अब लोगों को काफी परेशानी का सामना जो करना पड़ रहा था पहले, अब वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मात्र QR कोड को स्कैन करने से उनका फटाफट टिकट बुक हो जाएगा और उसके लिए उन्हें लंबी क्यू नहीं लगानी पड़ेगी। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। किसने लिया है? GSRTC ने लिया है। किसके संग किया है कोलैबोरेशन या फिर टाई अप? वो है आपका मोबीक्विक। तो यहाँ पे 2 नाम आ रहे हैं, एक मोबीक्विक का और एक नाम आ रहा है, चूंकि ये स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, कहां की? गुजरात की। तो गुजरात से रिलेटेड नोट करना शुरू कर दीजिए। सभी जानते हैं गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। और अगर वहां के सीएम की बात करें दैट इज विजय रूपानी जी, वहां के चीफ मिनिस्टर है। अब दूसरा नाम आ रहा है मोबीक्विक। तो मोबीक्विक से रिलेटेड फैक्ट नोट करिए। मोबीक्विक का हेडक्वार्टर है गुड़गांव या फिर कहेंगे गुरुग्राम। नाउ इट्स गुरुग्राम। और इसके सीईओ है बिपिन प्रीत सिंह। बिपिन प्रीत सिंह इज दी सीईओ ऑफ व्हाट? मोबीक्विक। एक नाम और नोट डाउन कराना चाहूंगा, लिखिए मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुजरात। गुजरात के मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन है? वल्लभ भाई काकादिया। नाम इनका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो अनाउंसमेंट है वो उन्हीं के द्वारा किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बिल्कुल, तो इंपॉर्टेंट है ये सारे फैक्ट्स, इनको नोट करते चलिए, बिकॉज यस क्वेश्चंस कैन बी फ्रॉम एनी ऑफ द पॉइंट, एनी ऑफ द वर्ड इन द न्यूज हेडलाइन और उससे जुड़ी हुई बातों से। बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Member Finance in Prasar Bharati Rajiv Singh took over as the acting CEO of the country's public service broadcaster. प्रसार भारती में सदस्य वित्त राजीव सिंह ने देश के जन सेवा प्रसारक के कार्यवाहक CEO के रूप में कार्यभार संभाला। वंस अगेन एन अपॉइंटमेंट इन द हेडलाइन। राजीव सिंह जी का नाम यहाँ पे है और इसमें क्या इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए अगर एक अपॉइंटमेंट होता है किसी अच्छी पोस्ट पे होता है तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप बिल्कुल देख पा रहे हैं अपने इंडिया के सबसे बड़े पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर की बात हो रही है। कौन है वो? प्रसार भारती। ठीक है, प्रसार भारती के आपके सीईओ की पोस्ट के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? आपका देख पा रहे हैं यहाँ पे राजीव सिंह जी को। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है सुरेश पांडा जी को। मतलब सुरेश पांडा जी का टेन्योर या फिर कार्यकाल पूरा हो गया था, उसके बाद आपका राजीव सिंह जी को अपॉइंट किया गया है। तो चूंकि बात आ रही है यहाँ पे प्रसार भारती की, तो प्रसार भारती से रिलेटेड फैक्ट्स नोट कर लीजिए। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1997 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके जो चेयरमैन है वो है सूर्य प्रकाश जी। तो ये सारे फैक्ट्स हैं पर्टिकुलर इस न्यूज से, चाहे वो प्रसार भारती की हो, चाहे उसके सीईओ की हो, चाहे उसका प्रेसिडेंट हो, वो सारी चीजें आपके सामने है, तो जॉट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल। बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Sports Minister Vijay Goyal led the foundation stone at Sector 25 Gandhinagar, Gujarat for the first ever training center dedicated for para athletes. खेल मंत्री श्री विजय गोयल ने गुजरात के गांधीनगर के सेक्टर 25 में पैरा एथलीटों के लिए पहले प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी। तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं विजय गोयल जी का जो ये स्टेप है वो आगे एक अच्छा इनिशिएट लेके जाएगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मैम, अगर मैं बात करना चाहूँ, क्योंकि गौर से सुनिए लास्ट टाइम पैरा ओलंपिक्स में हम लोग ने 4 मेडल्स एक्वायर किए।
4 मेडल जीते, तो कहीं ना कहीं लगा इन लोगों को कि क्यों ना क्यों हम इन लोग को क्यों पीछे रखें। तो देखिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है और गुजरात के गांधीनगर में पहला आपका क्या की बात हो रही है, एक ट्रेनिंग सेंटर किसके लिए, पैरालंपिक्स के लिए या फिर कहें पैरा एथलेटिक्स के लिए स्पेशली डिजाइन एक आपका सेंटर बनाया जा रहा है, डेडिकेटेड सेंटर बनाया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने बजट भी रखा है 50 करोड़ रुपीस, मतलब 50 करोड़ रुपए का बजट है कि इस सेंटर को एस्टेब्लिश करेंगे और आने वाले आपके जो भी इवेंट्स होंगे रिगार्डिंग स्पोर्ट्स, उसमें उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनको मौका दिया जाए, उससे रिलेटेड उनके रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है पैरालंपिक्स को या फिर कहें पैरा एथलेटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी हमारा देश का नाम रोशन किया है। तो बिल्कुल अगर बजट की बात करें तो 50 करोड़ का बजट है और क्या फैक्ट्स हो सकते हैं, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, फाउंडेशन स्टोन रखी गई है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो कि है विजय गोयल जी। बिल्कुल सही है सुनना, कहां पे रखी है, गांधीनगर में रखी गई है जो कि गुजरात में है। तो गुजरात से रिलेटेड सारे फैक्ट्स आपको बता ही चुका हूं, फिर भी रिवाइज कराना चाहूंगा कि कैपिटल है गांधीनगर और वहां के सीएम है कौन, आपके विजय रूपानी जी। एक नाम और आ जाता है वहां के आपके गवर्नर का, दैट इज ओपी कोहली। ओपी कोहली इज दी गवर्नर ऑफ गुजरात। एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो सेंटर पर्टिकुलर बात हो रही है यहाँ पे डेडिकेटेड सेंटर्स की, उन सेंटर का नाम क्या है, तो नाम लिख लीजिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पैरा सेंटर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पैरा सेंटर ये नाम है उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेंटर्स के जहां पे पैरा एथलेटिक्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। बिल्कुल, बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Aiming to empower women, Andhra Pradesh Legislative Assembly will host the country's first National Women's Parliament in Amravati. The 3-day event will see girl students connecting with 401 women legislators, 91 women members of parliament and 300 social and corporate women leaders of India and overseas. महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश विधानसभा अमरावती में महिलाओं के प्रथम संसद की मेजबानी करेगी। 3 दिवसीय कार्यक्रम में छात्राएं 401 महिला विधायकों, 91 महिला सांसदों और भारत और विदेश की 300 सामाजिक और कॉर्पोरेट महिला नेताओं से जुड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं इनिशिएट जो लेके आ रहा है बिल्कुल विमेन एम्पावरमेंट की तरफ, और जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि अमरावती इज इंक्लूडेड इन दिस एक्टिविटी। एग्जैक्टली, बात हो रही है यहाँ पे आंध्र प्रदेश की, और आंध्र प्रदेश सभी जानते हैं कि आने वाले कुछ सालों में अमरावती उसकी कैपिटल बन जाएगी। मैं कहूंगा कि 9 से 8 साल के अंदर हो जाना चाहिए ये बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि देश की ये इंपॉर्टेंट न्यूज इसलिए है क्योंकि कोई भी चीज पहली बार होती है तो कहीं ना कहीं एक क्रूशियल रोल प्ले करती है आने वाले एग्जामिनेशंस में। तो देखिए आप यहाँ पे क्या दिखा रहा, फर्स्ट नेशनल वुमेन्स पार्लियामेंट। अगर पहली देश की विमेन पार्लियामेंट बन रही है या हुई है, 3 दिन का इवेंट था, वो कहां पे हो रही है, आपकी अमरावती में की गई है। अमरावती आप सभी जानते हैं कहां पे, आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशंस में। तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड सारे फैक्ट्स नोट करना शुरू कर दीजिए कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल सभी जानते हैं फिलहाल के लिए हैदराबाद है, लेकिन आने वाले समय में वो क्या हो जाएगी, अमरावती हो जाएगी। ठीक, और उसके बाद अगर बात करें सीएम की, दैट इज एन चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर की बात करेंगे, दैट इज ESL नरसिंहन। ESL नरसिंहन इज दी गवर्नर ऑफ व्हाट, आंध्र प्रदेश। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, क्योंकि अमरावती की बात हो गई है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और अमरावती आता है आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड सारे फैक्ट्स आपके सामने। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं ये सारी की सारी बातें, क्योंकि जब हम पर्टिकुलर ऐसी कुछ भी हेडलाइंस देखते हैं, सिटीज इंक्लूडेड, स्टेट्स इंक्लूडेड, पर्टिकुलर एक सोसाइटी का एक सेक्टर इंक्लूडेड, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट खुद में बन जाता है। बिल्कुल। बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। India and Austria signed a protocol to amend their existing bilateral taxation treaty to prevent टैक्स इवेजन। भारत व ऑस्ट्रिया ने अपने मौजूदा द्विपक्षीय कराधान संधि में संशोधन पर सहमति जताते हुए प्रोटोकॉल हस्ताक्षर किए। तो वंस अगेन कोलैबोरेशन ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रिया, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो बिल्कुल एक जो बिल साइन हुआ है, किस तरीके का ये आगे प्रोसीड करेगा। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है। क्या स्टेप लिया गया है, देखिए बायलैटरल टैक्स ट्रीटी को हमें क्या करना है, अमेंड करना है। अब अमेंड क्या करना है, जरा गौर से सुनिएगा। एक देश से दूसरे देश में जब भी कोई आपका बिजनेस होता है, ट्रेडिंग होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो कुछ ना कुछ लॉज होते हैं, सभी जानते हैं। उन लॉज को और स्ट्रेंथन करने की बात हो रही है यहाँ पे। मतलब जो इनिशियल लेवल पे आपका लेवरेज प्रोवाइड करी गई थी, या जो लॉस थे उसमें छोटे मोटे फ्लॉज या लूप होल्स है, उनको अवॉइड करके उनको और स्ट्रेंथन करना है, जिससे कि ब्लैक मनी को दूसरे देशों में पार्क ना किया जा सके। गौर से सुनिए, ना ही दूसरे देशों में पार्क किया जा सके और ना ही दूसरे देशों से हमारे देश में पार्क किया जा सके।
क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लैक मनी एक बहुत ही इवल है और इसको हम पूरी जोर से अवॉइड करना चाहते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है इंडिया ने, या फिर कहें इंडिया के सीबीडीटी डिपार्टमेंट सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स ने क्या किया है, एक आपका इनिशिएटिव लिया है जिसके तहत ऑस्ट्रिया के संग इन्होंने एक साइन किया है पैक्ट, जिसमें ये बायलैटरल ट्रीटी को दोबारा से अमेंड करके और स्ट्रेंथन करेंगे। इनका मोटो यहाँ पे यही है कि टैक्स इवेजन को और टैक्स अवॉइडेंस को हटाया जा सके। टैक्स इवेजन मतलब लोग कई तरीके से कोशिश करके ये करते हैं कि उनको टैक्स ना देना पड़े, तो इस तरह की एक्टिविटीज को रोकने के लिए इस तरह के रिफॉर्म्स को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। और इसके संग रिसेंटली किसके संग हमने किया है, ऑस्ट्रिया के संग किया है। तो ऑब्वियस सी बात है ऑस्ट्रिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आने वाले एग्जामिनेशंस में। तो ऑस्ट्रिया से रिलेटेड फैक्ट नोट करना शुरू कर दीजिए। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, वहां की करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है वेंडर बेलन, VANDER, वेंडर BELLEN, वेंडर बेलन इज दी प्रेसिडेंट ऑफ ऑस्ट्रिया। नाउ दूसरा नाम आता है हमारे देश में सीबीडीटी, क्योंकि सीबीडीटी ने ये चीजें साइन करी हैं, तो सीबीडीटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स, जिसके आपके चेयरमैन है सुशील चंद्र और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। तो ये सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं, किसने किया है, सीबीडीटी ने किया है, किस देश के संग किया, ऑस्ट्रिया से किया है, ऑस्ट्रिया से रिलेटेड सारे फैक्ट्स आपके सामने, कोई भी एस्पेक्ट छूट नहीं रहा है न्यूज का, सारे एस्पेक्ट्स आपके सामने हैं। मान के चलिए कि कोई भी चीज आपकी नहीं छूटनी चाहिए, अच्छे से नोट डाउन करिए, आने वाले एग्जामिनेशन में जरूर हेल्पफुल होगा। बिल्कुल, और बढ़ रहे हैं इसी के साथ हमारे आज के सेशन की आखिरी हेडलाइन की तरफ, जिसके बाद चलेंगे क्वेश्चनर सेशन की तरफ, बाउंसर्स की तरफ, और देखेंगे कि इन हेडलाइन से किस तरीके के क्वेश्चनर्स बन सकते हैं, क्या क्या पार्ट से किस किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बट यस, एक बार अब आपको याद दिला दें कि डू शेयर द लिंक ऑन व्हाट्सएप एंड फेसबुक सो दैट मैक्सिमम कैंडिडेट्स, व्यूअर्स एंड एस्पायरेंट्स कैन जॉइन दिस सेशन, और फिर आगे जाके वो क्वेश्चनर्स और बाउंसर्स का फायदा उठा सके। इसके अलावा if you have forgotten to click on the like button because you are liking #BC और continuously आपका हमारे साथ जुड़ना ये हमें बताता है, तो अपने appreciations को fix out करने के लिए do click on the like button also, ताकि आपकी liking यहाँ पे fix हो जाए। तो बिल्कुल बढ़ते हैं इसी के साथ आज की आखिरी हेडलाइन की तरफ। Private lender IDFC Bank picked up a 5% stake in financial services major IIFL Holding। निजी क्षेत्र का IDFC बैंक ने वित्तीय सेवा कंपनी IIFL होल्डिंग में 5% हिस्सेदारी खरीदी है। तो किस तरीके से सर ये आगे बेनिफिट करेगा? देखिए, बेनिफिट की बात करें तो कहीं ना कहीं जब बैंक से रिलेटेड न्यूज आती है तो वो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं बैंकिंग इंडस्ट्री की। ऑब्वियस सी बात है, बैंक के लिए स्टूडेंट्स ईगर हैं एग्जामिनेशंस देने के लिए, तो बैंकिंग से रिलेटेड जो भी न्यूज होती है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बिल्कुल देखिए, आप प्राइवेट लेंडर है IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी जो है आपकी, क्या कर रही है, उसने 5% का स्टेक खरीद दिया है इंडिया इन्फोलाइन के लिए। किसके लिए किया है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका नाम है IIFL स्टैंड्स फॉर इंडिया इन्फोलाइन। इसमें 5% का स्टेक खरीद लिया है और ये जो डील हुई है वो 502 करोड़ रुपए की डील हुई है। मतलब 5% का जो स्टेक खरीदा है IDFC ने IIFL में, वो लगभग 502 करोड़ की डील हुई है। तो बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आने वाले एग्जामिनेशंस में, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे बैंकिंग इंडस्ट्री की। चूंकि नाम दो आ रहे हैं IDFC और IIFL, तो नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए इससे रिलेटेड फैक्ट्स। IDFC की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके CEO है राजीव लाल। राजीव लाल इज द CEO ऑफ IDFC और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। IIFL की बात करें तो IIFL को इंडिया इन्फोलाइन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आप बिल्कुल देख पा रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज की मेजर है। फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली एक संस्था है IIFL, जिसका पूरा नाम है इंडिया इन्फोलाइन और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरमैन है निर्मल जैन। तो दो नाम आए, दोनों से रिलेटेड आपको सारे फैक्ट्स मैंने बता दिए। क्या रिसेंट इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ या फिर स्टेक होल्डिंग हुई है, वो सारी डिटेल्स आपके सामने है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं इंपॉर्टेंस के साथ लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चनर सेशन और देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। Who has been selected for Israel's prestigious Genesis Prize for his commitment to Jewish values? किसको यहूदी मूल्यों को लेकर उनकी प्रतिबद्धता के लिए इजराइल के प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार के लिए चुना गया है? अनीश कपूर, अभय सिंह, जोगिंदर सिंह, प्रवीण महाजन या अशोक अमृतराज? यस, यू हैव टू टाइप योर आंसर्स विथ #BCA और जल्दी से यहाँ देखेंगे #BCA ऑप्शन नंबर 1 कैंडिडेट्स हैव स्टार्टेड टाइपिंग, दैट इज अनीश कपूर। Exactly, Anish Kapoor is the right answer. My bouncer question is, what is the prize money associated with this particular Genesis Prize? मतलब इस particular prize जो है आपका है Genesis Prize में कितना धनराशि प्रोवाइड की जाती है एज अ प्राइज मनी?
बिल्कुल. So how much amount is provided या how much amount is particular given for this particular price अगर हम बात करें तो कितना अमाउंट दिया जाता है, जल्दी से टाइप करके यहाँ पे हमें बता दीजिए. #BCA if typing. Yes, very good. यहाँ पे आंसर आ रहा है सर $1 million. Exactly, $1 million is the right answer. चलिए, let's proceed to the next question. Which country's newly formed rocket force has held an exercise with advanced DF-16 medium range ballistic missile? किस देश की हाल ही में गठित रॉकेट फोर्स ने मध्यम दूरी की उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल DF-16 के संग अभ्यास किया? जापान, चाइना, फ्रांस, इंडिया या रशिया? तो बिल्कुल किस कंट्री का नाम यहाँ पे निकल के आएगा? विच कंट्रीज न्यूली फॉर्म्ड रॉकेट फोर्स हैज हेल्ड एन एक्सरसाइज विद एडवांस्ड DF-16? आंसर की अगर हम बात करें तो यस, वी आर गेटिंग आंसर्स विद #BCA2, दैट इज चाइना. Exactly, China is the right answer. Now my bouncer question is, what is the strike range of this particular medium range ballistic missile? इम्पोर्टेंट वन. इट वॉज डिस्कस्ड इन द हेडलाइन टू. तो जल्दी से हम यहाँ चाहेंगे मारक क्षमता की जो बात हो रही है यहाँ पे. बिल्कुल. तो आंसर्स यस, दे आर टाइपिंग 1000 किलोमीटर. Exactly, 1000 kilometers is strike range of this particular medium range ballistic missile, that is DF-16. बिल्कुल. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who will be conferred with D.Lit by the Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University for her contribution in the field of music? किसको संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विद्यालय द्वारा D.Lit की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? आशा भोसले, शुभा मुदगल, लता मंगेशकर, कविता कृष्णमूर्ति या अलका याग्निक? डू टाइप योर आंसर्स विद #BCA एंड यस, आंसर्स हैव स्टार्टेड कमिंग. यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 3 लता मंगेशकर. एग्जैक्टली, लता मंगेशकर इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही है आंसर, लता मंगेशकर. मेरा बाउंसर क्वेश्चन है कि जो D.Lit वर्ड है, व्हाट डज D.Lit स्टैंड्स फॉर? मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था न्यूज के दौरान. आप मुझे फटाफट इसका फुल फॉर्म लिख के भेज दीजिए. बिल्कुल. तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ D.Lit? कहीं ना कहीं डिटेलिंग में ये शेयर आउट हुआ था. तो बिल्कुल आंसर आना शुरू हो चुका है. कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं सर बिल्कुल सब जानते हैं, सब लिख रहे हैं और ये देख के बहुत अच्छा लगता है इनका पार्टिसिपेशन. आंसर की अगर हम बात करें तो डॉक्टर ऑफ लिटेरियम या फिर डॉक्टरेट लिटरेरियम इज द राइट आंसर. चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया, which country will host the World Billiards Championship for the next 4 years? भारतीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर महासंघ की घोषणा के अनुसार कौन सा देश अगले 4 साल तक विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? रशिया, स्वीडन, यूएसए, इंडिया या जर्मनी? टाइप योर आंसर्स विद #BCA और यस, आंसर्स आर कमिंग. #BCA India, #BCA4, दैट इज इंडिया. एग्जैक्टली, इंडिया इज द राइट आंसर. माय बाउंसर क्वेश्चन इज, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज BSFI. हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ BSFI एट प्रेजेंट? वर्तमान में BSFI के अध्यक्ष कौन हैं? बिल्कुल. तो जल्दी से यहाँ देखेंगे कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ BSFI. नाम यहाँ पे अगर हम बात करें तो बिल्कुल कैंडिडेट्स टाइप करना शुरू कर चुके हैं. यहाँ पे बहुत सारी डिटेल आ रही हैं सर BSFI से रिलेटेड. बट यस, आंसर की अगर हम बात करें तो PBK मोहन. एक्चुअली इट्स PV फॉर वैन. PBK मोहन इज द राइट आंसर. चलिए तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हैज पार्टनर्ड विद whom to introduce digital ticket payments across a fleet of 8,000 passenger buses? गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम ने किसके साथ अपनी 8000 यात्री बसों के बेड़े में डिजिटल टिकट का भुगतान शुरू करने के लिए भागीदारी की है? बिल्कुल. तो अगर हम बात करें यहाँ ऑप्शंस की तो वी हैव पेटीएम, फ्रीचार्ज, फोन पे, भीम या मोबीक्विक. तो डेफिनेटली टाइप योर आंसर्स विद #BCA एंड यस, आंसर्स की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट्स हैव स्टार्टेड टाइपिंग आंसर्स. ऑप्शन नंबर 5 मोबीक्विक. एग्जैक्टली, मोबीक्विक इज द राइट आंसर. माय बाउंसर क्वेश्चन इज, हु इज द CEO ऑफ मोबीक्विक? वर्तमान में CEO कौन है मोबीक्विक के? बिल्कुल. तो मोबीक्विक के CEO की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आंसर्स आने शुरू हो चुके हैं. प्रीवियस क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन का भी आंसर देखने को मिल रहा है. तो आंसर की अगर हम बात करें, उपासना टाकू एंड बिपिन प्रीत सिंह, दो नाम गुरशरण कौर ने टाइप. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, आपने जो उपासना टाकू और बिपिन प्रीत सिंह के नाम लिखे हैं वो फाउंडर्स हैं.
अगर बात करेंगे खाली सीईओ की, दैट इज बिपिन प्रीत सिंह। तो कंफ्यूज Okay. मत होइएगा, यहाँ पे आपने दोनों फाउंडर्स के नाम लिख दिए हैं और हम पूछ रहे हैं सीईओ के, तो सीईओ का नाम है बिपिन प्रीत सिंह। तो इसी के साथ सर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल। Who took over as the acting CEO of the country's public service broadcaster, that is प्रसार भारती? किसने देश के सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती के कार्यवाहक सीईओ के रूप में पदभार संभाल लिया है? राजीव सिंह, अभय सिंह, जोगिंदर सिंह, प्रवीण महाजन या अशोक अमित राज। तो अगेन यू हैव ऑल द 5 ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पे, एंड यस दीज ऑल नेम्स आर समहाउ रिलेटेड टू समवेयर, बट यस इस क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करें #BCA के साथ आंसर आना शुरू हो चुका है। ऑप्शन नंबर 1 राजीव सिंह। Exactly, राजीव सिंह इज द राइट आंसर। माय बाउंसर क्वेश्चन इज, हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रसार भारती, जो कि इंडिया की पब्लिक सेक्टर ब्रॉडकास्टर है, सबसे बड़ी। बिल्कुल। तो हु इज द चेयरपर्सन, चेयरमैन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो विजय रूपानी का नाम आया है। नहीं स्टूडेंट्स, आप विजय रूपानी जो बता रहे हैं वो तो सीएम है आपके गुजरात के। वही चीज, क्योंकि कैंडिडेट सूर्य प्रकाश आ गया। बिल्कुल देखिए, अब यहाँ वही सारे की सारी डिटेल्स कैंडिडेट अभिजीत कुमार जी का आंसर आया है सूर्य प्रकाश। एग्जैक्टली, सूर्य प्रकाश इज द राइट आंसर। मे भी मुझे लगता है स्टूडेंट्स ने सुना होगा कि इस पर्टिकुलर न्यूज में जब गुजरात का नाम आया तो XYZ का आया तो उन्होंने उससे रिलेटेड फैक्ट शेयर कर दिए। बिल्कुल। अब यहाँ ये भी शेयर हो गया है कि सुरेश पंड्या जी को इन्हें रिप्लेस किया। अरे वाह, वेरी गुड, सुरेश पांडा जी को इन्होंने रिप्लेस किया। वेरी गुड। बढ़ते इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। Who laid the foundation stone of the first ever training center dedicated for para athletics in गांधीनगर गुजरात? किसने गुजरात के गांधीनगर में पैरा एथलीटों के लिए पहले प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी? राव इंद्रजीत सिंह, विजय गोयल, बंडारू दत्तात्रेय, राम कृपाल यादव या मनोज सिन्हा। तो लेट्स लुक ओवर व्हाट द आंसर कम्स ओवर हियर। हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द फर्स्ट एवर ट्रेनिंग सेंटर डेडिकेटेड फॉर पैरा एथलीट्स? जल्दी से देखेंगे आंसर्स #BCA के साथ। कैंडिडेट्स हैव स्टार्टेड टाइपिंग आंसर विजय गोयल। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। स्पोर्ट्स मिनिस्टर विजय गोयल इज द राइट आंसर। ऑब्वियस सी बात है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं तो उनके द्वारा ही इस तरह की एक्टिविटीज को इनॉग्रेट किया जाएगा या फिर फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। बिल्कुल सही। मेरा बाउंसर क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि कितना बजट प्रपोज किया गया है इस पर्टिकुलर आपके सेंटर को एस्टैब्लिश करने के लिए? हाउ मच बजट वाज प्रपोज्ड या इज प्रपोज्ड टू एस्टैब्लिश दिस पर्टिकुलर सेंटर इन गांधीनगर गुजरात? बिल्कुल, कितना बजट इम्पोज करा गया है या इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे प्लान आउट किया गया है? तो लेट्स लुक ओवर टू द आंसर्स कैंडिडेट्स के आने कहीं ना कहीं यस शुरू हो चुके। 50 करोड़ मैक्सिमम कैंडिडेट्स आर टाइपिंग। बिल्कुल, 50 करोड़ इज द राइट आंसर। चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state will host the country's first national women's parliament in the country? कौन सा राज्य देश की प्रथम राष्ट्रीय महिला संसद की मेजबानी करेगा? गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला या महाराष्ट्र? तो यस यू हैव 5 स्टेट्स, और कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी न्यूज थी आज के हमारे सेशन की। तो लेट्स लुक ओवर टू द आंसर आने शुरू हो चुके हैं। यस कैंडिडेट्स आर टाइपिंग ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश। एग्जैक्टली, आंध्र प्रदेश इज गोइंग टू व्हाट ऑर्गेनाइज या फिर कहें होस्ट द कंट्रीज फर्स्ट एवर। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है या फिर कहें राज्यपाल कौन है वर्तमान? बिल्कुल, तो राज्यपाल कौन है आंध्र प्रदेश के? हु इज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश? लेट्स लुक ओवर टू द आंसर्स की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट्स के कहीं ना कहीं आंसर आने शुरू हो चुके हैं। मैक्सिमम आर टाइपिंग। अभी देखिए कैपिटल की बात आ रही है यहाँ पे, उनके सीएम की बात आ रही है, गवर्नर की बात बिल्कुल ESL नरसिम्हा। आभा सिंह जी ने दिया है ESL नरसिम्हा इज द राइट आंसर। बिल्कुल। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। Recently, with which country India has signed a protocol to amend their existing bilateral taxation treaty to prevent tax evasion? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपनी मौजूदा द्विपक्षीय कराधान संधि में संशोधन पर सहमति जताते हुए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? स्वीडन, कीनिया, वियतनाम, ऑस्ट्रिया, USA। तो यस आंसर्स एज यूजुअल आने बिल्कुल शुरू हो चुके हैं। #BCA for ऑस्ट्रिया। Exactly, Austria is the right answer. My bouncer question is, what is the capital of Austria? ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? Now this can be a easy bouncer to answer। तो बिल्कुल हम यहाँ चाहेंगे जल्दी से आप टाइप करके दें ऑस्ट्रिया की राजधानी या ऑस्ट्रिया की कैपिटल। तो आंसर आ गया है वियना। वियना is the right answer, guys. Let's move to the next question. बिल्कुल। Which private lender picked up a 5% stake in financial services major IIFL Holdings? किस निजी ऋणदाता ने
वित्तीय सेवा कंपनी IIFL होल्डिंग्स में 5% हिस्सेदारी खरीद ली है। चलिए तो देखते हैं ऑप्शंस। एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, यस बैंक या IDFC। नाउ दिस इज ऑल्सो इन ईजी क्वेश्चन टू आंसर। अगर हम यहाँ देखें तो कैंडिडेट्स का बिल्कुल आंसर जो है आना शुरू हो चुका है। ऑप्शन नंबर 5 IDFC बिल्कुल सही, IDFC इज दी राइट आंसर। मेरा बाउंसर क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, गौर से सुनिएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDFC एंड राइट इट्स CEO ऑल्सो। IDFC का फुल फॉर्म भी लिखिए और इसके CEO कौन है वर्तमान में, ये भी फटाफट लिख के आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो CEO क्या सर यहाँ पे जैसे ज़ेबा रहमान जी का कहना है हेड राजीव लाल। हाँ बिल्कुल, राजीव लाल इज द राइट आंसर। नाउ IDFC के फुल फॉर्म की बात आ गई यहाँ पे, तो जल्दी से देखेंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDFC बिकॉज वी हैव गॉट द CEO's नेम। पर यहाँ पे अगर हम बात करें तो आंसर कैंडिडेट्स हेडक्वार्टर भी टाइप कर रहे हैं। सम ऑफ देम आर टाइपिंग राजीव जैन बट इट्स नॉट राजीव जैन, इट्स राजीव लाल। हाँ। बिल्कुल। और यहाँ पे सर हेडक्वार्टर मुंबई ये भी आ चुका है हमारे पास। अब हाँ, तो ये बिल्कुल गुरशरणदीप कौर जी का आंसर आया है। इंडियन डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक। नहीं, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर। IDFC ने कहीं ना कहीं IDF भी कर दिया इसको, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। स्टूडेंट्स गौर से सुनिए, स्टूडेंट लिख भी रहे, देख पाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, बहुतों ने लिख दिया है। तो वही गुरशरण जी का आंसर थोड़ा सा गड़बड़ा गया वो इंडियन की वजह से। डू नॉट वरी अबाउट दैट, बट यस अब जो आंसर्स आ रहे हैं हमें। अच्छा देखिए, कुछ कैंडिडेट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी टाइप कर रहे हैं। वो IDBI पहुंच गए। नहीं, वो टाइप कर रहे हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मिक्स कर दिया स्टूडेंट्स आपने। अच्छा, एक और आंसर यहाँ है इंडियन डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। नो स्टूडेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी इज द राइट आंसर। ये क्योंकि सर इसी तरीके से ऑप्शंस कहीं ना कहीं आते हैं एग्जाम में। स्टूडेंट्स आप जो आंसर्स दे रहे हैं यही आपके ऑप्शंस के रूप में आपको दिख जाएंगे और आपको लगेगा कि अरे यही तो आंसर है और आप गलत टिक कर देंगे। फिर लगता है कि अरे बताइए वहां पे क्या मेरी दुश्मनी थी जो मुझसे आंसर गलत हो गया या क्या हो गया। तो प्लीज ऐसा मत करिए, छोटी छोटी केयरलेसनेस है। एक बात ये ध्यान रखना है, I स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। यस एग्जैक्टली, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगर बात करें यहाँ पे IDFC की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी इज द राइट प्रोनाउंसिएशन कहेंगे या फिर फुल फॉर्म ऑफ IDFC है। बिल्कुल। तो सेशन को खत्म करेंगे यहीं पे। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो बिफोर गेटिंग ऑफलाइन। कमेंट करते रहिए, बताते रहिए, एंड यस इफ सब्सक्रिप्शन लेफ्ट डू सब्सक्राइब द चैनल। याद रखिए आपको सिलेक्ट होना है। मोस्ट एक्टिव पार्टिसिपेंट्स भी हमारे साथ में हैं यहाँ पे एज यूजुअल डेली की तरीके से। और बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि आप पढ़ेंगे, आप सिलेक्ट होंगे, तभी तो हम प्रूव कर पाएंगे कि योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।